हेलो फ्रेंड्स, वापस आ गए जीएसटी के कुछ प्रोविजंस को लेकर के। मेरा काम ही वही है और आपको सीखना भी है, तो स्टार्ट किया जाए नया टॉपिक। पेमेंट ऑफ टैक्स। और इस पेमेंट ऑफ टैक्स में हम लोग दो सेक्शंस देखेंगे। जब हम सेक्शन 51 की बात करेंगे ना, तो भगवान को जब चढ़ावा चढ़ाया जाता है, समझ लो उसी तरह सरकार को हम लोग टीडीएस के नाम से चढ़ावा चढ़ाएंगे, और उसके लिए हम लोग देखेंगे सेक्शन 51। लेकिन फिलहाल आज हम लोगों को इन दो सेक्शंस के बारे में डिस्कस करनी है, पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी इसके अलावा पेमेंट रूल्स भी बने हुए हैं, रूल नंबर 1, 2, 3, 4। जी सर। और अगर देखा जाए तो पेमेंट ऑफ टैक्स के मामले में, ओके, with reference to our payment of tax, there are forms GST PMT number 1, PMT number 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 forms which we have to consider when we are just talking about payment of tax. In totality, दिस इज द रेफरेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। हमें सेक्शन 49, 50 की स्टडी करनी है। बहुत ही सिंपल है और ये खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, जो चीज मेहनत लगाएगी थोड़ी बहुत वो ये और ये। तो फिलहाल नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग रूल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रूल्स की बात करेंगे। मैंने जो आपको हैंडआउट दिया है ना, उसमें देखिए तो कुछ सेक्शन रेफरेंस ऊपर दिए हैं, जिसमें मैंने सेक्शन 73, 74 और सेक्शन 41 का भी रेफरेंस दिया है, जरा ढंग से देख सकते हैं। उसके नीचे मैंने पेमेंट के बारे में बताया है, पेमेंट ऑफ टैक्स के सेक्शन 49, 50, रूल 1, 2, 3, 4 एंड पीएमटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये चीजें मैंने दी हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आ जाए कि हमको इस टॉपिक में करना क्या है और बढ़ना कैसे है। सेक्शन रेफरेंस ऊपर ऊपर इसलिए दिए गए हैं, व्हेन वी विल डू द स्टडी ऑफ दिस वन टॉपिक, देन इन द मिडिल ऑफ द सेक्शंस we have to get the reference of any section, might be section 73, 74, और लिखा रहेगा under the demand provisions which are to be considered under section 73, 74। अब 73 में क्या होता है, 74 में क्या होता है, वहां दिमाग की दही बननी शुरू हो जाती है। एक जगह लिखा होगा कि सेक्शन 41 के प्रोविजंस के हिसाब से, अब हमारा दिमाग फिर खराब कि सर सेक्शन 41 क्या होता है। तो हम आपको रेफरेंस देते हुए चल रहे हैं। बेसिकली जब सेक्शन 41 की बात होती है और हम जब इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ असेस्ड करके लेते हैं, अभी तक मैंने आप लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं बताया। हाँ, मैंने केवल आपको इतना ही समझाया है, या मैं जहां तक समझता हूं कि आप लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है और थोड़ा बहुत मैंने आपको रेफरेंस दिया है। हाँ, जब तक हम लोग रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न्स ना कर लें, तब तक हमारा आईटीसी करना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आईटीसी में जगह जगह से प्रोविजंस उठा करके रखे गए हैं। तो आईटीसी करने के लिए बेटर है कि हमारा रजिस्ट्रेशन और पेमेंट खास करके कंप्लीट हो। उसके बाद जब हम बात करेंगे आईटीसी की, देन वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली विदाउट हैविंग एनी डिफिकल्टीज। ओके सर, आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी सेक्शन 41 की, तो लिखा हुआ है वही चीज जो मैंने बताया, क्लेम ऑफ आईटीसी एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ। मैंने गवर्नमेंट को कहा कि मैंने आपके खाते में इतना, मैंने ऑलरेडी इतना पेमेंट कर दिया है इनपुट लेते समय, इनपुट गुड्स का, इनपुट सर्विसेज का, इनपुट कैपिटल गुड्स का लेते समय मैंने इतना टैक्स ऑलरेडी जीएसटी के नाम पर दे दिया है। मुझे अब उसकी क्रेडिट चाहिए, तो मैंने उस आईटीसी का क्लेम मांगा है। और गवर्नमेंट ने ना हमको इस एक्ट में, जीएसटी में दर ईमानदार माना है। मैंने बार बार ये चीज आपको बोली है।
जब हमको गवर्नमेंट दर ईमानदार मान लेती है तो बट ऑब्वियस है सेल्फ असेसमेंट सिस्टम एप्लीकेबल होने शुरू हो जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का सिस्टम अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी इस जीएसटी में सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम है। तो जब मैं सेल्फ असेसमेंट करता हूं या जब मेरे ऊपर ईमानदारी दिखाई जाती है तो उसको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो आपने भरा ना दैट इज ओके, वी एक्सेप्ट इट, वी एक्सेप्ट इट प्रोविजनली, जब तक कि उसमें कोई गलती या उसमें कोई रेक्टिफिकेशन या जब तक कि उसमें कोई और चीज आपने गलत ना किया हो। एरर और रेक्टिफिकेशंस दोनों की बात करेंगे, फिलहाल वो बात की बात है। कहने का मतलब ये हुआ, ये है सेक्शन 41 का रेफरेंस कि हमने आईटीसी का क्लेम किया था एंड प्रोविजनली वो एक्सेप्ट हो गया। सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 दीज टू प्रोविजन बिलोंग्स टू डिमांड। सेक्शन 51 वो तो आप लोगों को मैंने प्रसाद चढ़ावे की बात बता दी, 51 नंबर 51 रुपए टीडीएस के नाम पे, टीसीएस के नाम पे सेक्शन 52 आता है। जब हम सेक्शन 72, 73, 74 की बात करते हैं तो ये डिमांड की बात करते हैं और डिमांड दो तरीके से जनरेट होती है। सेक्शन 73 में डिमांड इवेजन ऑफ टैक्स केसेस के केस में सेक्शन 73 एप्लीकेबल होता है। जब ऐसी पॉसिबिलिटी आए कि सामने वाला टैक्स की चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा था और उससे कुछ टैक्स लेना है, देन सेक्शन 73 प्रोविजंस वुड बी अप्लाइड। इन द सेम वे वेयर नॉन टैक्स इवेजन केस इज देयर, non-evasion of tax cases are there, then section 74 will apply. Is it clear? हाँ, एक और सेक्शन आएगा सेक्शन 54, जैसे देख लें इसमें रिफंड मैंने लिखा हुआ है रिफंड। अब जब हम रिफंड देखेंगे सेक्शन 54 में खास करके, वहां पर भी कई सारे सेक्शंस देखेंगे, रिफंड देखेंगे, रिफंड रूल्स देखेंगे, पेमेंट देख रहे हैं, पेमेंट रूल्स देखेंगे, रिटर्न देख रहे हैं, रिटर्न रूल्स देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन देखा, रजिस्ट्रेशन रूल्स देखा, आईटीसी के प्रोविजन देखे, आईटीसी के रूल्स देख रहे हैं, ई वे बिल के प्रोविजंस देखे हैं, रूल्स देखे हैं। भाई क्या है ये, हर चीज के साथ रूल्स बहुत अच्छे और सिस्टमैटिक तरीके से बनाया हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें सेक्शन 54 की, अगर हम बात करते हैं सेक्शन 54 की, यह है रिफंड। और जब हम रिफंड की बात करेंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि रिफंड में पढ़ना क्या है। आप रिफंड कितने दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 2 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? 2 साल के। वहां देखेंगे रिफंड में देखेंगे 2 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले एसएससीज होते हैं या रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, उनको 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ती है। यानी नॉर्मल एसएससीज के केस में 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है और यूआईन के केस में आपका 6 महीने के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ साथ रिफंड में हम लोग ये देखेंगे टाइम बाउंड, कितने समय के अंदर आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे। रिफंड आपका विदहेल्ड कब किया जा सकता है, रिफंड आपका विदहेल्ड कब किया जा सकता है, कब रिफंड को एडजस्ट किया जा सकता है आपके दूसरे ड्यूज से, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। टाइम लिमिट वगैरह सेक्शन 54 में रिफंड के केसेस में। तो अब आपको इस चीज में दिक्कत नहीं होगी कि मैंने सेक्शन का रेफरेंस क्यों दिया है। तो जब मैं आगे बोलूंगा सेक्शन 73, सेक्शन 74, तुरंत आपका दिमाग चला जाएगा डिमांड रिकवरीज टैक्स इवेजन केसेस के और नॉन टैक्स इवेजन के केसेस में। दूसरा, अगर मैं सेक्शन 54 बोलूंगा तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिफंड केसेस। और जब मैं सेक्शन 41 की बात करूंगा तो आपका दिमाग तुरंत चला जाना चाहिए जी सर किस पर, आईटीसी क्लेम्ड एंड प्रोविजनली एक्सेप्टेंस देयर ऑफ। चले फिलहाल हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पर, दैट इज सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50। आज के मेन टॉपिक पर, और यही 2 सेक्शन आज हमको डिस्कस करने हैं। सेक्शन 49 आपका है पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ पेनाल्टी एक्सेट्रा एनी अदर अमाउंट्स। एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी सेक्शन 50 इंटरेस्ट की बात करता है, सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड अदर अमाउंट्स की बात करता है। और इंटरेस्ट की बात करता है क्या, कब और कितना चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। सर सेक्शन 49 में भी इंटरेस्ट है, यहां पर भी इंटरेस्ट है। अरे भाई वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये चार्जिंग ऑफ पेमेंट, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है। तो सेक्शन 50 बताता है कितने रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसमें 2 रेट्स बताए जाएंगे, 18% के हिसाब से और 24% के हिसाब से। 18% के हिसाब से एंड 24% के हिसाब से वो देखा जाएगा कैसे। अच्छा मैं यही बता देता हूं, सेक्शन 50 में हम लोग 2 ही रेट देखेंगे, 18% मैक्सिमम रेट, 24% मैक्सिमम रेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट।
यानी गवर्नमेंट 18% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकती। कब? अगर हम अपने टैक्स पेमेंट को देने में डिले करते हैं। अगर हम अपने टैक्स अमाउंट को देने में डिले करते हैं तो जिस दिन हमारा टैक्स जमा हो जाना चाहिए था उस दिन से लेकर के अमाउंट एक्चुअली जमा करने वाले दिन तक का जो अमाउंट कैलकुलेट होगा उसके साथ इंटरेस्ट जाएगा मैक्सिमम 18% के रेट से। दैट्स इट, दैट इज ओवर। एक दूसरा इंटरेस्ट रेट है इसी में ही 24% के हिसाब से, आप चाहें तो देख सकते हैं सेक्शन 50 में। वो 24% इंटरेस्ट बताता है जब आपने जानबूझकर टैक्स इवेजन के पर्पज से ज्यादा रिफंड क्लेम कर दिया, ज्यादा आईटीसी क्लेम कर दिया, रिडक्शन कर दी लायबिलिटी में, यानी कुछ इस तरह से हेर फेर कर दिया जिससे आपका टैक्स कम बना, तो उस केस में आपके ऊपर मैक्सिमम 24% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। देख लें आप सेक्शन 50 में देखिए, इंटरेस्ट मैक्स एज एट द रेट ऑफ 18%, इंटरेस्ट मैक्स एज एट द रेट ऑफ 24%। जी सर। तो अब मुझे सेक्शन 50 आपको बताने की जरूरत नहीं है, यानी अब मैं आपको केवल और केवल एक ही सेक्शन बताऊंगा एंड दैट इज योर सेक्शन 49। वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन सेक्शन 49, दैट्स इट। तो है क्या सर ये सेक्शन 49? मेरी बात ढंग से सुनेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर आप चीजों को कोरिलेट करेंगे तो। मेन चीज होती है सेक्शंस को कोरिलेट करना। दिस इज जस्ट लाइक अ स्टोरी। If you will be able to correlate all the provisions with each other, then I don't think so that it is a tough job or tough task. Section 49 सबसे पहले बोलता है, मैंने यहां पर जब देखेंगे तो यहां एज में भी प्रेस्क्राइब्ड जितनी बार बोला गया है सेक्शन 49 में मैंने उनको अंडरलाइन कर लिया है। और हम लोग एज में भी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब 50 बार जानते हैं कि हमें रूल्स को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सेक्शन 49 बोलता है कि कोई भी टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है या कोई और अमाउंट है, आप पे कर सकते हैं चेक के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग यानी आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू। आप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग बता दिया, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस। इसके साथ एक और चीज अटैच किया है, और आरटीजीएस और बाय सच अदर मोड। सच अदर मोड यहीं पर नहीं खत्म किया। अगर यही लिख देता सच अदर मोड, इट मींस वी आर फ्री टू मेक द पेमेंट बाय एनी वे, बाय एनी मींस, नॉट एट ऑल, बाय सच अदर मोड एंड, यानी दोनों सेंटेंस को आप जोड़ करके देखिए, बाय सच अदर मोड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस टू एज प्रेस्क्राइब्ड। तो क्या कोई कंडीशन प्रेस्क्राइब की गई है? आप ओवर द काउंटर जाकर के पेमेंट कर सकते हैं चालान बना करके। जैसे अभी तक होता क्या था, लोग जाते थे अपनी जेब में कैश रखते थे, बैंक में जाते थे, गनते थे और वहां चालान बनाकर वहीं पर कैश डिपॉजिट कर देते थे और वहां का काउंटर फोलियो ले करके उसको एज एन चालान अटैच कर देते थे। बट नाउ इट विल नॉट बी देयर। गवर्नमेंट ने पहले ही कहा है कि आपकी जो लिमिट है कैश ट्रांजेक्शन की, चलो हम एक दिन में कम करते हैं 10,000। यहां पर भी उन्होंने यही कहे। देखना आपके ऊपर उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से अपनी ओर से भी ईमानदारी दिखाई है। इनकम टैक्स के प्रोविजंस को यहां पर भी कहीं ना कहीं अटैच किया है और आपके कैश लिमिट को खर्च करने को हर जगह उन्होंने बांधा है। तो उन्होंने यहां पर भी कहा ओवर द काउंटर जब हम लोग रूल्स देखेंगे तो इस चीज की स्टडी करेंगे कि जब वो आप बैंक जाकर के पेमेंट करेंगे तो भी 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते आप। इसका मतलब ये निकला कि अब हर एक बंदा, खरबंदा नहीं, अब हर एक बंदा बैंक के थ्रू डील करेगा। यानी ऑनलाइन बैंकिंग की लत लग गई, मुझे तो ये लत तेरी गलत लग गई। तो कहने का मतलब ये लत लगाने वाली बात है कि आपको ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी इतना देने के बाद फिर बोला बाय सच अदर मोड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। और वहां पर रेस्ट्रिक्शन 10,000 तक की है ओवर द काउंटर। इफ यू जस्ट वांट टू मेक द पेमेंट, यू कैन मेक द पेमेंट ओवर द काउंटर बाय पेइंग इट इन टर्म्स ऑफ कैश, बट द मैक्सिमम लिमिट
विच इज प्रेस्क्राइब्ड इज ₹10,000। तो फिलहाल जब आएगा रूल तो हम उसकी बात वहां पर करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों ने देखी, सेक्शन 49 कहता है कि पेमेंट ऑफ टैक्स आप कर सकते हैं जैसे भी करेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में जाकर ऐड हो जाएगा। आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, आपका जीएसटी का सारा सिस्टम है ही, जीएसटी नेटवर्क के थ्रू आपको आपका डैशबोर्ड दिया गया है। जैसे मेल आईडी का डैशबोर्ड, उसी तरह जीएसटी पोर्टल का डैशबोर्ड आपके नाम से, आपका नाम, आपकी फर्म का नाम ऊपर लिखा हुआ आएगा और आपका सारा हिसाब किताब सामने बन करके आएगा। एक नज़र ऐसे दौड़ाएंगे चक्कर आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा क्या करना है। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की अगर हम बात करें तो हमने जो पेमेंट किया है वो कैश दिया है। अगर कोई बंदा आपको कैश देता है, आरटीजीएस करता है, एनईएफटी देता है, कहाँ जाता है आपके? सर कैश बैलेंस में मेरे ऐड हो जाता है, दैट्स इट। यहाँ पर भी अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग की है तो कहाँ जमा हुआ है? आपके ही अकाउंट में जा करके जमा हुआ है और वहां से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं जी। द इनपुट टैक्स क्रेडिट, अच्छा इसको पूरा पढ़ लेते हैं। Every deposit made towards tax, interest, penalty, fee or any other amount by a person by those ways, online banking and any other mode, shall be credited to its electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कहाँ मेंटेन करते हैं जरा देखें तो रूल नंबर 3 के हिसाब से, यानी कि जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में रूल नंबर 3 देखेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को देखेंगे, इसीलिए लिखा है एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो रूल नंबर 3 के लिए वहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गो टू या सी रूल नंबर 3। तो यहां पर रूल नंबर 3 को देख लिया जाएगा हम लोग। फिलहाल आपने कोई पेमेंट किया, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाकर के क्रेडिट हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात तो समझ में आई, अब एक और बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात करते हैं। और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ढंग से सुनने वाली बात है। द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ एसेस्ड। मैंने क्या बोला? सेक्शन 41 में क्या दिया हुआ है? इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप क्लेम करेंगे वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी प्रोविजनली। द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ एसेस्ड, ईमानदार माना गया है, सेल्फ एसेस्ड इन द रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41 टू बी मेंटेन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपका रूल नंबर 2 में बनाया जाता है। जरा देखें रूल की बात करें तो 3 ही आपको रूल इंपॉर्टेंट है। 4th रूल को ना हम अभी पढ़ेंगे ना कुछ सोचेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, वो फलाना और डिमाका वाली बात है, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल 3 रूल्स हमारे दिमाग में अब सेट हो जाएंगे, आज के आज, अभी के अभी।